नमस्कार। आज हम एक बड़ी दिलचस्प पहेली सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ देखिए शेयर बाजार आसमान छू रहा है, दूसरी तरफ सोना भी, वो भी नए रिकॉर्ड बना रहा है। ये थोड़ा अजीब नहीं? आमतौर पर तो ये दोनों अलग-अलग दिशाओं में चलते हैं ना। हाँ बिल्कुल, ये थोड़ा चौंकाने वाला पैटर्न है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसी सोने की अनोखी तेजी, दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों की बढ़ती दिलचस्पी और भारत से जुड़े एक खास भू राजनीतिक तनाव पर काफी जानकारी देते हैं। तो आज की हमारी ये खास पड़ताल इसी पर केंद्रित है। दुनिया के बड़े-बड़े केंद्रीय बैंक अचानक इतना सोना क्यों खरीद रहे हैं? हम्म क्या ये सिर्फ महंगाई का डर है, या डॉलर का दबदबा कम होने की आहट, या फिर दुनिया में बढ़ती टेंशन? और साथ ही हम भारत, तुर्की और अजरबैजान के बीच हालिया तनाव को भी समझेंगे। जी देखेंगे कि कैसे इस क्षेत्रीय खींचतान का असर व्यापार पर पड़ रहा है और क्या ये सोने के प्रति लोगों के नजरिए को भी बदल रहा है। बिल्कुल, ये देखना जरूरी है। हमारा मकसद है इन स्रोतों से मिली जानकारी को निचोड़कर ये समझना कि सोने के इस खेल के पीछे कौन सी ताकतें काम कर रही हैं। चलिए मिलकर इस उलझे हुए ताने बाने को खोलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये खरीदारी कितनी बड़ी है। आंकड़े चौंकाने वाले हैं। हाँ, काफी ज्यादा। विश्व स्वर्ण परिषद यानी वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल WGC के मुताबिक केंद्रीय बैंकों ने 2024 के पहले 9 महीनों में ही करीब 694 टन सोना खरीद लिया। 694 टन, ये बहुत बड़ी मात्रा है। और सितंबर 2024 तक दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों के पास कुल मिलाकर करीब 36,700 टन सोना जमा हो चुका है। ये कोई छोटी मोटी खरीदारी नहीं है। पिछले 5 साल का औसत भी देखें तो हर साल लगभग 650 टन सोना खरीदा गया है। तो ये लगातार चल रहा है मतलब? बिल्कुल, और इस खरीदारी में कुछ देश खास तौर पर आगे रहे हैं, जैसे चीन, तुर्की, पोलैंड, भारत, रूस। दिलचस्प बात यह है कि तुर्की तो 2024 की तीसरी तिमाही में सबसे बड़ा खरीदार बनकर उभरा, हाँ, जिसने अकेले 15 टन सोना अपने भंडार में जोड़ा। चीन के पास सितंबर 2024 तक 2264 टन सोना था और इसने तो मई 2024 तक लगातार 18 महीने खरीदारी की थी। गजब। पोलैंड ने भी 2023 के अंत तक अपना भंडार 420 टन तक पहुंचा दिया। और एक और ध्यान देने वाली बात जो सूत्रों से पता चलती है, काफी सोना तो बिना किसी शोर शराबे के, बिना सार्वजनिक घोषणा के खरीदा जा रहा है। हाँ, ये भी एक पहलू है। सवाल ये है कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है? हाँ, यही सबसे बड़ा सवाल है। क्या ये सिर्फ पुरानी आदत है या इसके पीछे कोई गहरी रणनीति है? देखिए, इसके पीछे कोई एक कारण नहीं, बल्कि कई बड़ी वजह हैं जो आपस में जुड़ी हुई हैं। सबसे बड़ी वजह है डी-डॉलराइजेशन का बढ़ता ट्रेंड। डी-डॉलराइजेशन मतलब? आसान शब्दों में कहें तो देश अब अमेरिकी डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करना चाहते हैं। अच्छा, क्यों? क्योंकि वे आर्थिक रूप से ज्यादा आजादी चाहते हैं और अमेरिकी प्रतिबंधों के डर से बचना चाहते हैं। जब रूस के लगभग 300 अरब डॉलर के विदेशी मुद्रा भंडार को फ्रीज किया गया, वो कई देशों के लिए एक बहुत बड़ा झटका और सबक था। हाँ, वो तो बड़ी खबर थी। मतलब अगर आपका पैसा डॉलर में है और अमेरिका नाराज हो गया तो वो पैसा अटक सकता है। बिल्कुल। लेकिन सोना अगर आपके अपने देश में रखा है तो उससे कोई फ्रीज नहीं कर सकता। बिल्कुल सही। भौतिक सोना आपकी अपनी तिजोरी में होता है, उस पर बाहरी नियंत्रण बहुत मुश्किल है। इसी वजह से IMF के आंकड़े दिखा रहे हैं कि दुनिया के कुल विदेशी मुद्रा भंडार में डॉलर का हिस्सा लगातार घट रहा है। 2024 की दूसरी तिमाही में ये 58.9% पर आ गया, जो 1995 के बाद का सबसे निचला स्तर है। ओह, ये तो काफी गिरावट है। जी, देश अब दूसरे विकल्प तलाश रहे हैं, जैसे चीन का SIPS, क्रॉस बॉर्डर इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम। हाँ, सुना है इसके बारे में। ये स्विफ्ट का विकल्प है। हाँ, पश्चिमी देशों के स्विफ्ट सिस्टम का एक विकल्प बनकर उभर रहा है। 2023 में CIPS के जरिए 12 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा का लेन देन हुआ। 12 ट्रिलियन? हाँ, ये दिखाता है कि कैसे देश डॉलर आधारित सिस्टम से हटकर रास्ते बना रहे हैं। डी-डॉलराइजेशन तो समझ आया, और क्या वजह है? दूसरी बड़ी वजह है महंगाई और मुद्रा के कमजोर होने का डर। अच्छा, इन्फ्लेशन। हाँ, इतिहास गवाह है कि सोना लंबे समय तक अपनी खरीदने की ताकत, परचेजिंग पावर, बनाए रखता है, जबकि कागजी मुद्राएं, जिन्हें फिएट करेंसी कहते हैं, वो सरकारों की नीतियों से, जैसे ज्यादा नोट छापने से कमजोर हो सकती हैं। सही। कई बार तो महंगाई के सरकारी आंकड़े असलियत को पूरी तरह नहीं दिखाते कि हमारी जेब पर कितना असर पड़ रहा है। हाँ, ये तो होता है।
ऐसे में सोना एक भरोसेमंद बचाव का जरिया लगता है। और आजकल दुनिया में जिस तरह की उथल-पुथल मची है, यूक्रेन, मिडिल ईस्ट, उसका भी तो असर होगा। निश्चित रूप से। तीसरी वजह यही है, बढ़ती भू राजनीतिक अनिश्चितता। यूक्रेन का युद्ध, मध्य पूर्व में तनाव, बड़ी ताकतों के बीच व्यापार को लेकर खींचतान, और ऊपर से दुनिया भर की सरकारों पर बढ़ता कर्ज का बोझ। कर्ज, हाँ, ये भी एक बड़ी चिंता है। सोचिए, अक्टूबर 2024 में अकेले अमेरिका का राष्ट्रीय कर्ज $33.7 ट्रिलियन था। 33 ट्रिलियन? और पूरी दुनिया का कुल कर्ज $324 ट्रिलियन। बाप रे, ये आंकड़े डराने वाले हैं। बाप रे। ऐसे माहौल में सोना एक सुरक्षित आश्रय, सेफ हेवन एसेट बन जाता है, जहां निवेशक अपना पैसा महफूज समझते हैं। और चौथी वजह भी आपने बताई थी, वित्तीय प्रणालियों का हथियारीकरण। ये क्या है, थोड़ा समझाइए। हाँ, इसका मतलब है जब अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सिस्टम जैसे कि स्विफ्ट, हाँ, स्विफ्ट, जो रोजाना 4 करोड़ से ज्यादा संदेश भेजता है, उसका इस्तेमाल राजनीतिक हथियार के तौर पर किया जा सकता है, जैसा रूस के मामले में देखा गया। अच्छा। जब देशों को लगता है कि उनके पैसे तक पहुंच रोकी जा सकती है, तो अपने देश में रखा सोना ज्यादा सुरक्षित लगता है। सही बात है। ये उन्हें पारंपरिक बैंकिंग सिस्टम के बाहर लेन देन करने की थोड़ी आजादी भी देता है। ये सब मिलकर सोने की मांग बढ़ा रहे हैं। और इस मांग का असर कीमतों पर साफ दिख रहा है। सोना तो आसमान पे पहुंच गया। बिल्कुल। सितंबर 2024 में लंदन के बाजार में भाव $2,685 प्रति आउंस के रिकॉर्ड स्तर पर था। एक सूत्र तो यहां तक कह रहा है कि अक्टूबर 2025 तक पाकिस्तानी रुपए में ये $4,10,000 प्रति तोला हो गया। अरे बाप रे! जो डॉलर में करीब $3,895 प्रति आउंस बैठता है। मतलब साल की शुरुआत से अब तक करीब 44% की जबरदस्त बढ़त। 44%? ये तो बहुत ज्यादा है। और सबसे हैरान करने वाली बात, सोना और अमेरिकी शेयर बाजार दोनों एक साथ नई ऊंचाइयों पर। ऐसा 2025 में 6 बार हो चुका है। 6 बार, जबकि पिछले 50 सालों में 1970 से 2023 तक ऐसा सिर्फ 2 बार हुआ था। ये कैसे हो रहा है? आमतौर पर तो ये दुश्मन माने जाते हैं। ये वाकई एक अनोखी स्थिति है और कुछ हद तक 1970 की याद दिलाती है। 70s की। कैसे? तब अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन ने डॉलर का सोने से कनेक्शन तोड़ दिया था। उस दौर में भी महंगाई तेजी से बढ़ी थी। अच्छा। और फिर सोना और शेयर बाजार दोनों में तेजी आई थी। हालांकि बाद में जब फेडरल रिजर्व, अमेरिकी सेंट्रल बैंक, ने महंगाई रोकने के लिए ब्याज दरें बढ़ाईं, तो शेयर बाजार बुरी तरह गिरा था। ओह, तो क्या आज भी वैसा ही कुछ हो सकता है? मतलब ये तेजी टिकाऊ नहीं है। आज की स्थिति थोड़ी अलग है, खासकर कर्ज के बोझ को लेकर। हाँ, कर्ज तो बहुत ज्यादा है अब। अमेरिका का सरकारी कर्ज उसकी कुल अर्थव्यवस्था जीडीपी का 124% हो गया है, जबकि 1971 में ये सिर्फ 40% था। बाप रे, 40 से 124%! और पूरी दुनिया का कर्ज भी वैश्विक जीडीपी का 235% से ज्यादा है। अब सोचिए, सेंट्रल बैंकों के सामने कितनी मुश्किल चुनौती है। अगर वे ब्याज दरें बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं तो सरकारें कर्ज नहीं चुका पाएंगी। हाँ, सरकारें और कंपनियां कर्ज चुकाने में नाकाम हो सकती हैं, जिससे बड़ा आर्थिक संकट आ सकता है। और अगर वे दरें बहुत कम रखते हैं या नोट छापते हैं तो महंगाई बढ़ जाएगी। बिल्कुल, महंगाई बढ़ सकती है और उनकी अपनी मुद्रा कमजोर हो सकती है। मतलब आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति है। हाँ, फंस गए वो। कुछ वैसा ही। इसीलिए कुछ विश्लेषक, जैसा कि हमारे एक स्रोत में इशारा किया गया है, एक चिंताजनक संभावना जता रहे हैं, जिसे उन्होंने बेईमान डिफॉल्ट कहा है। डिसऑनेस्ट डिफॉल्ट। बेईमान डिफॉल्ट, ये क्या होता है? इसका मतलब है कि सरकारें शायद जानबूझकर महंगाई को बढ़ने दें ताकि उनके भारी भरकम कर्ज का असली मूल्य वो अपने आप कम हो जाए। ओह, मतलब कर्ज चुकाने के बजाय महंगाई से उसे खत्म कर दो। हाँ, ये कर्ज चुकाने का एक छिपा हुआ तरीका हो सकता है। छिपा हुआ तरीका। और इसी डर की वजह से सोना, जो महंगाई से बचाने वाली संपत्ति मानी जाती है, और भी ज्यादा आकर्षक हो गया है। अच्छा। लोग सोच रहे हैं कि अगर सिस्टम पर भरोसा कम हो रहा है तो सोना ही असली पैसा है। ये तो वैश्विक स्तर की बड़ी चिंताएं हैं। अब जरा देखते हैं कि जमीनी स्तर पर, खासतौर पर भारत के संदर्भ में, भू राजनीति कैसे इस कहानी में एक और परत जोड़ती है। हमारे स्रोतों में भारत, तुर्की और अजरबैजान के बीच हालिया तनाव का जिक्र है। थोड़ा इसके बारे में बताएं। हाँ, ये मामला हाल के घटनाक्रम से जुड़ा है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले, जिसमें 26 भारतीय नागरिक मारे गए थे। हाँ, वो बहुत दुखद घटना थी। उसके बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई की, जिसे ऑपरेशन सिंदूर कहा गया। इसके बाद तुर्की और अजरबैजान ने सार्वजनिक तौर पर पाकिस्तान का समर्थन किया,
जिससे भारत के साथ उनके रिश्तों में कड़वाहट आ गई। तो रिश्ते खराब हो गए। जी और इस कड़वाहट का असर सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं रहा, मतलब एक्शन भी हुआ। नहीं, इसका असर काफी दूर तक गया। सबसे पहले तो व्यापार पर सीधा असर पड़ा। व्यापार पर कैसे? भारत के रत्न और आभूषण उद्योग की बड़ी संस्था है जीजेसी। हाँ, जीजेसी। उन्होंने तो तुर्की और अजरबैजान के साथ व्यापार रोकने का आह्वान कर दिया। ओह, ये तो बड़ा कदम है। बिल्कुल। और सरकारी आंकड़ों को देखें, वाणिज्य मंत्रालय के, तो मई 2025 में भारत का तुर्की के साथ व्यापार एकदम से गिरा। कितना गिरा? हमारा निर्यात अप्रैल के $741 मिलियन से घटकर सिर्फ $351 मिलियन रह गया। आधा? लगभग आधा हो गया। हाँ, और आयात भी $451 मिलियन से गिरकर $185 मिलियन पे आ गया। आयात भी गिरा। अजरबैजान को होने वाला हमारा निर्यात भी आधा रह गया। सूत्रों ने ये भी बताया कि मशीनरी, पेट्रोलियम उत्पाद और यहाँ तक कि सोने जैसी चीजों का आयात, सोना भी? हाँ, जो अक्सर बड़ी सरकारी या निजी कंपनियां करती हैं, उसमें भी मई में गिरावट देखी गई। भारत का तुर्की के साथ जो व्यापार अधिशेष था, मतलब हम उन्हें बेचते ज्यादा हैं, खरीदते कम हैं, वो पिछले 10 साल के सबसे निचले स्तर पर आ गया था और मई में और सिकुड़ गया। यानी आर्थिक चोट पहुंची है। हाँ, सीधा असर हुआ है। व्यापार के अलावा और क्या असर हुआ है? अन्य प्रभाव भी काफी जमानत रहे, जैसे टूरिज्म पर। भारतीय पर्यटक तुर्की जाने से कतराने लगे। अच्छा। मेक माई ट्रिप जैसे बड़े ट्रैवल प्लेटफॉर्म ने बताया कि मई में तुर्की के लिए बुकिंग 60% तक गिर गईं और कैंसिलेशंस बढ़ गए। 60%? ये तो बहुत ज्यादा है। एविएशन सेक्टर में भी असर पड़ा। खबरें आईं कि तुर्की की एक ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी सिलेबी की सुरक्षा मंजूरी वो राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से रद्द कर दी गई। ओह। और तो और आम उपभोक्ता के स्तर पर भी प्रतिक्रिया हुई, मतलब बॉयकॉट वगैरह? हाँ, व्यापारियों के संगठन जैसे CAIT, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, और AICPDF, उन्होंने तुर्की के सामानों के बहिष्कार की अपील की। कुछ भारतीय ई-कॉमर्स साइट्स ने कथित तौर पर कुछ तुर्की ब्रांड्स को हटा भी दिया। यानी कूटनीतिक तनाव का असर सीधे बाजार और आम लोगों तक पहुंच गया? बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि ये तनाव सिर्फ इस एक घटना की वजह से नहीं है। हाँ, कुछ पुरानी वजह भी होंगी। जी, सूत्रों के मुताबिक रिश्ते पहले से ही सबसे निचले स्तर पर थे। इसकी जड़ें पुरानी हैं, जैसे तुर्की का कश्मीर मुद्दे पर लगातार पाकिस्तान का पक्ष लेना, और दूसरी तरफ भारत का तुर्की के क्षेत्रीय विरोधी देशों जैसे ग्रीस, साइप्रस और इजराइल के साथ अपने संबंध मजबूत करना। ये सब मिलकर इस तनावपूर्ण माहौल को बनाते हैं। तो इस पूरी खींचतान का, इस भारत तुर्की अजरबैजान वाले मामले का सोने की कहानी से क्या लेना देना है? क्या भारत में इस तनाव की वजह से सोने के दाम और चढ़ सकते हैं, जैसा कुछ लोग कह रहे हैं? कुछ रिपोर्ट्स में 1,25,000 रुपए तक जाने की बात थी। ये एक दिलचस्प सवाल है। देखिए, ये तनाव निश्चित रूप से भारत में सोने के प्रति लोगों की भावनाओं को, सेंटिमेंट को प्रभावित कर सकता है। हाँ, डर के माहौल में लोग सोना खरीदते हैं। बिल्कुल। जब माहौल अनिश्चित होता है तो लोग अक्सर सोने जैसी सुरक्षित चीजों में निवेश करना पसंद करते हैं। लेकिन जैसा कि हमारे स्रोतों में कुछ विश्लेषकों जैसे त्रिवेदी और देसाई का जिक्र है, उन्होंने कहा है, सिर्फ इस भारत तुर्की वाले क्षेत्रीय मुद्दे के दम पर दिवाली तक सोने का भाव 1.25 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच जाएगा। ये थोड़ा ज्यादा आशावादी लगता है। मतलब ये स्थानीय तनाव सोने की वैश्विक कीमतों पर हावी नहीं हो सकता। ये लोकल फैक्टर इतना बड़ा नहीं है। ज्यादातर विश्लेषकों का यही मानना है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत मुख्य रूप से बड़े वैश्विक कारकों से तय होती है। जैसे अमेरिका में ब्याज दरें क्या चल रही हैं, डॉलर कितना मजबूत या कमजोर है, दुनिया भर में महंगाई का क्या हाल है, और बड़े भू राजनीतिक जोखिम क्या हैं। भारत में सोने की कीमत अंतर्राष्ट्रीय कीमत के साथ साथ डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत और सरकार द्वारा लगाए गए आयात शुल्क जैसे घरेलू कारकों पर निर्भर करती है। अच्छा, तो इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह भी मायने रखती है? हाँ, बिल्कुल। इसलिए वो विश्लेषक मानते हैं कि जब तक कोई बहुत बड़ा अप्रत्याशित वैश्विक संकट ना आ जाए, तब तक 1,19,000, 1,22,000 रुपए प्रति 10 ग्राम का स्तर ज्यादा यथार्थवादी लगता है। 1,19,000 से 1,22,000? जी हाँ, ये तनाव सोने के प्रति रुझान को थोड़ा बढ़ा सकता है, लेकिन अकेले दम पर कीमतों को आसमान पर नहीं पहुंचाएगा। ठीक है, तो हमने सोने की इस वैश्विक दौड़ के बड़े कारण समझ लिए। सेंट्रल बैंकों की खरीदारी, डी-डॉलराइजेशन, महंगाई और कर्ज का डर,
भू राजनीतिक तनाव। जी। हमने भारत तुर्की तनाव का उदाहरण भी देखा कि कैसे क्षेत्रीय मुद्दे भी असर डालते हैं। अब आगे क्या सोने की ये चमक बनी रहेगी? भविष्य को लेकर क्या अनुमान लगाए जा रहे हैं? विश्व स्वर्ण परिषद यानी WGC ने अपने 2025 के मध्यवर्षीय आउटलुक में 3 संभावित परिदृश्यों का विश्लेषण किया है जो हमें भविष्य की एक तस्वीर दे सकते हैं। 3 सिनेरियो क्या है वो? पहला है आम सहमति यानी कंसेंसस वाला नजरिया। ओके। इसके मुताबिक अगर अर्थव्यवस्था कमोबेश उम्मीद के मुताबिक चलती है, यानी दुनिया की विकास दर थोड़ी धीमी रहे पर स्थिर हो, महंगाई थोड़ी बढ़े, शायद व्यापार पर नए टैक्स लगने से, और अमेरिकी फेडरल रिजर्व साल के अंत तक धीरे धीरे ब्याज दरें घटाएं, मान लीजिए 0.5% की कटौती। ठीक है, मतलब सब कुछ ठीक ठाक चलता रहे। हाँ, एक तरह से सॉफ्ट लैंडिंग जैसी स्थिति। तो सोना शायद एक सीमित दायरे में रहेगा या थोड़ी बहुत बढ़त साल के दूसरे हिस्से में 0.5% तक दिखाएगा। अच्छा, बहुत ज्यादा तेजी नहीं। कुछ स्रोत जैसे बैंक बाजार तो सोने की कीमत गिरने के कारण भी गिनाते हैं, जैसे अगर डॉलर मजबूत होता है, ब्याज दरें ऊंची बनी रहती हैं, सेंट्रल बैंक खरीदना कम कर देते हैं, निवेशक ज्यादा जोखिम लेने को तैयार हो जाते हैं, भारत में त्योहारों की मांग कमजोर रहती है या सरकार आयात शुल्क हटा देती है। ठीक है, ये तो हुई सामान्य स्थिति की बात। अगर हालात बिगड़ते हैं तो? वो है दूसरा परिदृश्य, तेजी का परिदृश्य, बुल केस। इसमें क्या होगा? अगर आर्थिक या वित्तीय स्थिति गंभीर रूप से बिगड़ती है, मान लीजिए स्टैगफ्लेशन आ जाता है। स्टैगफ्लेशन यानी मंदी और महंगाई एक साथ? हाँ, अर्थव्यवस्था ठप और महंगाई बहुत ज्यादा। या फिर गहरी मंदी आ जाती है, ब्याज दरें गिरने लगती हैं और डॉलर भी कमजोर होता है, और साथ ही भू राजनीतिक जोखिम और बढ़ जाते हैं। तो फिर सोना भागेगा? तो सोना काफी तेजी पकड़ सकता है। WGC का अनुमान है कि ऐसी स्थिति में साल के दूसरे छमाही में सोना 10-15% या उससे भी ज्यादा उछल सकता है। 10 से 15%? हाँ, कुछ ज्यादा तेजड़िया विश्लेषक तो $5,000 या $7,000 प्रति ऑन्स जैसे बहुत ऊंचे लक्ष्य भी दे रहे हैं। $7,000? हाँ, खासकर अगर कर्ज का संकट गहराता है या कोई बड़ा सिस्टमिक शॉक लगता है। एक और बात ध्यान देने वाली है कि गोल्ड ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, हाँ, जो सोने में निवेश का एक आसान तरीका है, उनमें अभी और पैसा आने की गुंजाइश है। 2025 की पहली छमाही में अच्छा निवेश आने के बावजूद ETF में कुल सोने की होल्डिंग अभी भी 2020 के रिकॉर्ड स्तर से नीचे है। अच्छा, मतलब अभी और खरीदारी हो सकती है ETF से। गुंजाइश है। और तीसरा नजरिया क्या है? क्या सोना गिर भी सकता है? हाँ, वो है मंदी का परिदृश्य, बेयर केस यानी गिरावट। जी। अगर दुनिया में जोखिम कम होते हैं, यानी भू राजनीतिक और व्यापारिक तनाव घटता है, वैश्विक अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटती है और बॉन्ड यील्ड, सरकारी बॉन्ड पर मिलने वाला रिटर्न और डॉलर मजबूत होते हैं, तो सोने का भाव गिरेगा। तो सोना दबाव में आ सकता है और गिर सकता है। WGC का अनुमान है कि ऐसी स्थिति में साल के दूसरे हिस्से में 12% से 17% तक की गिरावट भी संभव है। 12 से 17% नीचे? हाँ, $3,000 प्रति ऑन्स का स्तर एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक और तकनीकी सहारा बन सकता है। $3,000? लेकिन यहाँ ये भी याद रखना जरूरी है कि गिरती कीमतें अक्सर भारत और चीन जैसे देशों में, जहाँ लोग कीमत देखकर सोना खरीदते हैं, हाँ, सस्ता होने पर खरीदते हैं, बिल्कुल, मांग बढ़ा देती हैं। साथ ही पुरानी ज्वेलरी को गलाकर बेचने, रिसाइकलिंग का चलन भी कम हो जाता है, जिससे गिरावट पर कुछ अंकुश लग सकता है। अच्छा, तो गिरावट भी एक हद तक ही होगी शायद। संभव है। तो काफी सारे अगर मगर हैं। इतनी सारी जानकारी के बाद कोई व्यक्ति जो इस सबको समझकर शायद निवेश के बारे में सोच रहा हो, उनके लिए मुख्य बातें या सबक क्या हैं? क्या टेकअवेज हैं? बिल्कुल, कुछ जरूरी निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं। पहली बात, इस अनिश्चितता भरे माहौल ने सोने की भूमिका को और मजबूत किया है, एक सुरक्षित ठिकाने के तौर पर और पोर्टफोलियो में विविधता लाने, डाइवर्सिफिकेशन के लिए। हाँ, ये तो क्लासिक रोल है सोने का। यानी जब शेयर बाजार गिरता है तो सोना अक्सर सहारा देता है। दूसरी, केंद्रीय बैंकों की लगातार खरीदारी सोने की कीमत को एक ठोस आधार दे रही है। ये सिर्फ हवाई बातें नहीं, बल्कि एक सोची समझी रणनीतिक चाल लग रही है। वो सर्वे वाली बात भी थी ना? हाँ, WGC के 2024 के सर्वे में करीब 29% सेंट्रल बैंकों ने कहा कि वे अगले 12 महीनों में और सोना खरीदने की योजना बना रहे हैं। ये एक बड़ा संकेत है। 29%?
ये तो काफी है। तीसरी, भू राजनीति पर नजर रखना बहुत जरूरी होगा, चाहे वो बड़े वैश्विक टकराव हो या भारत तुर्की जैसे क्षेत्रीय तनाव, ये कभी भी माहौल बदल सकते हैं। सही। चौथी, कीमतों में उतार चढ़ाव, वॉलेटिलिटी के लिए तैयार रहना होगा। याद रखिए 1970 के दशक के बड़े बुल मार्केट में भी 1975 में सोने की कीमत लगभग आधी हो गई थी जब ब्याज दरें बढ़ी थीं। आधी? ओ। इसलिए रिस्क मैनेजमेंट जरूरी है, जैसे सही समय पर मुनाफा लेना या अपनी निवेश की रकम को नियंत्रित रखना। रिस्क मैनेजमेंट जरूरी है। पांचवी, सोने में निवेश के कई तरीके हैं। आप भौतिक सोना खरीद सकते हैं जिसकी सुरक्षा और स्टोरेज की चिंता रहती है। हाँ, वो एक सिरदर्द है। या गोल्ड ETF ले सकते हैं, जैसे SPDR गोल्ड ट्रस्ट GLD, जिसमें Q3 2024 में अच्छा निवेश आया। या सोने की खदान करने वाली कंपनियों के शेयर, माइनिंग स्टॉक्स। हाँ, जैसे वैनिक गोल्ड माइनर्स ETF, GDX, जो अक्टूबर 2024 तक साल में 28% बढ़ा था। या फिर रॉयल्टी कंपनियों में निवेश कर सकते हैं। हर तरीके के अपने फायदे और नुकसान हैं। ऑप्शंस तो कई हैं। और आखिर में निवेशकों को अमेरिकी फेडरल रिजर्व क्या कर रहा है, डॉलर किधर जा रहा है, महंगाई के आंकड़े क्या कह रहे हैं और सेंट्रल बैंक कितना सोना खरीद रहे हैं, इन सब पर लगातार नजर रखनी होगी। अच्छा। ये वो चाबियां हैं जो सोने के बाजार का दरवाजा खोलती या बंद करती हैं। तो कुल मिला के कहानी ये उभर रही है कि दुनिया के सबसे बड़े वित्तीय प्रबंधक यानी केंद्रीय बैंक बहुत सोच समझकर सोने की तरफ जा रहे हैं। हाँ, ऐसा ही लगता है। उन्हें मौजूदा वित्तीय व्यवस्था की स्थिरता, दुनिया में बढ़ते तनाव और डॉलर के भविष्य को लेकर शायद गहरी चिंताएं हैं। वे अपनी निर्भरता घटाना और अपनी संपत्ति को महफूज रखना चाहते हैं। बिल्कुल। और भारत तुर्की जैसे क्षेत्रीय मामले दिखाते हैं कि कैसे ये बड़ी वैश्विक चिंताएं जमीनी हकीकत और व्यापार को प्रभावित करती हैं। बिल्कुल। स्रोत इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि केंद्रीय बैंक शायद एक ऐसी दुनिया की तैयारी कर रहे हैं जहां किसी एक मुद्रा का बोलबाला ना हो, एक ज्यादा बहुध्रुवीय मल्टीपोलर वित्तीय व्यवस्था। मल्टीपोलर दुनिया। और शायद वे सरकारों के बढ़ते कर्ज के खिलाफ भी खुद को सुरक्षित कर रहे हैं। ये हमें एक बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा करता है। क्या सवाल? क्या ये शक्तिशाली संस्थाएं वैश्विक मौद्रिक प्रणाली में किसी बड़े बुनियादी बदलाव की आहट सुन रही हैं? क्या हम एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जहां सोना सिर्फ एक पारंपरिक संपत्ति न रहकर दशकों बाद फिर से वैश्विक वित्त में एक ज्यादा स्पष्ट और केंद्रीय भूमिका निभाएगा? ये भविष्य ही बताएगा। और इसका जवाब भविष्य में ही मिलेगा। ये एक लगातार बदलता हुआ विषय है और हम इस पर नजर बनाए रखेंगे। आज के लिए बस इतना ही।